है ना। लास्ट में हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन को डिस्कस किया था, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले उसका एक बार रीकैप टाइप का, लाइक थोड़ा सा एक बार उसको हम एक बार रीकैप ले लें, ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था और उसको कायदे से समझ लो आप। तो किन कंडीशंस में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है? नंबर वन, स्टैटिक फ्रिक्शन की क्या कंडीशंस हैं? ठीक है, सबसे पहली कंडीशन अगर पूछे कि अंडर व्हाट कंडीशंस स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स विल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, तो क्या आंसर देना चाहिए आपका? कंडीशन क्या होनी चाहिए बताइए, इसके लगने की कंडीशंस। तो फोर्स लग रहा है एक। सर जब फोर्स टेंडेंसी लग हो रहा है, मोशन की। दो चीजें हैं, टेंडेंसी है मतलब एक तो स्टैटिक, ठीक है, मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। सो नंबर वन इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ सब फोर्स ऑन इट, मतलब फ्रिक्शन के अलावा, फ्रिक्शन के अलावा सम फोर्स ऑन इट, ये आपसे कहा गया था। जिसमें ये डिस्कस किया था हम लोगों ने कि जैसे एक ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो सिर्फ स्टेशनरी होने पर फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं करेगा। लाइक अगर एक एम मास का सरफेस है और मान लो एक हॉरिजेंटल सरफेस पर है, हॉरिजेंटल सरफेस पर, और वो मास रेस्ट पे हो, तो यहाँ पर हम कह देंगे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, बिकॉज मास पर रेस्ट पे तो है, लेकिन हम लोग इसको चला भी नहीं रहे, मतलब हम लोग इसको चलाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। तो स्टेशनरी मास है, इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं काम करेगा, एज इट इज रहेगा ये। लेकिन हम लोगों ने पिछली क्लास में कहा था कि अगर आप इस पर कोई एक फोर्स लगा दें और उसके बावजूद ये रेस्ट पे हो, फोर्स लगाने के बावजूद भी ये रेस्ट पे है, तब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही रेस्ट पे होगा। और अब आप फ्रिक्शन किधर की तरफ दिखाओगे इसमें, अगर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन दिखाना हो इसमें, तो जिधर आप बॉडी को पुश कर रहे होगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर एक्ट करेगा अपोजिट साइड पर, और इसको हम लोगों ने स्टैटिक फ्रिक्शन कहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, जिसके बारे में एक प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा फोर्स आप लगाओगे उसी के साथ फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। मतलब आप एफ को बढ़ाओगे, ये वाला फोर्स बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, इसको और इंक्रीज करोगे तो फ्रिक्शन और इंक्रीज करता जाएगा, इसको और बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा। एक टाइम आता है जब फ्रिक्शन के बढ़ने की लिमिट खत्म हो जाती है और उस पर आप कहते हो कि ब्लॉक जो है वो जस्ट स्लिप कंडीशन पर है। यानी कि जब जस्ट स्लिप कंडीशन आती हैं, अगर आपसे कोई कहे कि एक मास है उस पर हमने फोर्स लगाई एफ और ये जस्ट मूव या जस्ट स्लिप वाली कंडीशंस में है, तो जस्ट स्लिप कंडीशंस का मतलब होता है कि अभी भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, लेकिन अब ये फ्रिक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है, फ्रिक्शन की अपनी एक लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू। और अगर जस्ट स्लिप नहीं है तो फ्रिक्शन लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू होता है, तब वो लेस देन मैक्सिमम वैल्यू है। और जस्ट स्लिप यानी कि अबाउट टू मूव जिसको कहा जाता है, जस्ट स्लिप कह सकते हो, या इसको आप कह सकते हो कि बॉडी अब चलने वाली है, चली नहीं है, अबाउट टू मूव, दैट मीन स्टिल एट रेस्ट है, स्टिल एट रेस्ट, चलने वाली है, ये था। ठीक है, और इस मैक्सिमम फ्रिक्शन के बारे में एक लॉ दिया गया था कि फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो नॉर्मल के प्रपोर्शन में चलती है और एन के साथ कुछ मल्टीप्लाई करते हो और उस मल्टीप्लीकेशन को म्यू एस से डिनोट किया था, और म्यू एस को कहा गया था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ये सब आपका लास्ट क्लास का पार्ट है। और एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया यहाँ पर। ठीक है जी, तो सर ये, हाँ जी, सर ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसकी कोई यूनिट भी होती है? नहीं नहीं, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, जस्ट एक नंबर है, ओनली अ नंबर, ओनली अ नंबर जो कि मटेरियल पे डिपेंड करता है कि रफनेस कैसी है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ज्यादा खुरदरा मतलब रफ होता है तो आप कहते हैं कि म्यू ज्यादा है, और थोड़ा सा स्मूथ सरफेस है तो म्यू कम होता है, फिर उसके लिए स्मूथनेस पर म्यू कम होता है, और जितने रफनेस बढ़ती जाएगी म्यू एस की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्लास का पार्ट था यार, इसको ना अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर। अच्छा, मैंने एक और पॉइंट ये समझाया था उस टाइम पर, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, बार बार इसको रिपीट करेंगे कि एक चीज आपको हमेशा मैंने नोट करने के लिए कहा है और फ्रिक्वेंटली बोलता हूँ, नॉर्मल
इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg, जिसको लेकर के मैं बार बार लिख भी रहा हूँ, उसका प्रूफ भी है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो अब आप इस बात से मुकर नहीं सकते हो कि सर आपने क्लास में ये बताया नहीं था। नॉर्मल हमेशा mg के बराबर नहीं होता है। और इसका मैंने एक एग्जांपल पिछली क्लास में आपको दिया था कि अगर आप फोर्स को किसी एंगल पर लगाते हो ना, फोर्स को किसी एंगल पर अप्लाई करते हो, तो नॉर्मल जो होता है वो उसके साथ एडजस्ट होने लगता है। तो याद है रिजल्ट आपका नॉर्मल वाला, जो 3 केसेस डिस्कस किए थे, एक हॉरिजॉन्टल पुश किया था, एक एंगल पर पुश किया था, और एक एंगल पर बॉडी को पुल किया गया था। याद है लास्ट क्लास का आखिरी यस लेक्चर, सर, लास्ट वाला यस लेक्चर सर। जी ना, तो वो नॉर्मल एडजस्ट हो रहा था वहां पर। तो आप थोड़े से क्वेश्चंस इसके ऊपर और करेंगे भी, क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा इसको और मतलब प्रॉपर तरीके से समझ करके एंड देन आगे बढ़ते हैं कि क्या होगा। बट इस कंडीशन को आप हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी बॉडी पर अगर कोई फोर्स है और उसके बावजूद भी वो रेस्ट पे है, फोर्स लगने के बाद भी वो रेस्ट पे है, तभी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा। और अगर कोई फोर्स नहीं है, बॉडी फिर रेस्ट पे है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स काम नहीं कर रहा होगा, नो फ्रिक्शन फोर्स। यानी रेस्ट पे होना फ्रिक्शन की गारंटी नहीं है, जब तक कि रेस्ट पे होने के साथ साथ कोई बाहर से फोर्स लगाई जाए और बॉडी को आप चलाने के लिए ट्राई कर रहे हो, आप चाहते हो कि बॉडी चल जाए बट चल नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। तो कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं इसके ऊपर आज। प्रॉब्लम नंबर 1, चलिए सबसे पहली प्रॉब्लम ऐसे देखो। मान ली एक ब्लॉक है, यहाँ पर m मास का कोई ब्लॉक, और वो टेबल पर है, कनेक्ट टेबल पर उससे कनेक्टेड पुली है, और पुली से कोई मास हैंग कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये m2 मास यहाँ पर हैंग कर रहा है, यहाँ पर m1 मास हैंग कर रहा है। ये सरफेस रफ है, ठीक है जी, ये सरफेस रफ दी गई है। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दिया जाएगा, न्यूमेरिकल में म्यू की वैल्यू दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल म्यू की वैल्यू आपको दी जाएगी 0.6 दी गई है। m1 की एक वैल्यू दी गई है, m1 की वैल्यू 4 किलोग्राम है, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड m2 इफ m1 इज एट रेस्ट। अब क्या करोगे, देखो, फाइंड m2 इफ m1 इज एट रेस्ट। देखो, एज यूजुअल आपको डे 1 से एक ही बात कही जा रही है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो m2 का फ्री बॉडी डायग्राम, m2 के फ्री बॉडी डायग्राम में आप दिखाओगे तो नीचे m2g, ऊपर की तरफ स्ट्रिंग की टेंशन फोर्स कैपिटल टी। ये हो गया m2 का फ्री बॉडी डायग्राम। अब m1 के फ्री बॉडी डायग्राम पे आओ, तो m1 को एक पॉइंट दिखाया, फ्री बॉडी डायग्राम में m1g, फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन, स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स राइट साइड डायरेक्शन में। अब इसके अलावा कोई फोर्स, इसके स्टैटिक अलावा कोई फ्रिक्शन, फोर्स, हाँ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स। देखिए m1 रेस्ट पे है, और m1 तब रेस्ट पे है जब उस पर एक राइट साइड टेंशन लग रहा है। तो किसी फोर्स के लगने के बाद, टेंशन फोर्स के लगने के बाद भी अगर आप रेस्ट पे हो, तो ये फ्रिक्शन की वजह से होगा। इसका मतलब इसमें अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, स्मॉल एफ से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एफ फॉर द फ्रिक्शन फोर्स। आई बात यहाँ तक समझ में आपको? अगर मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ, यहाँ पर m2g, यहाँ पर टेंशन फोर्स, यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर m1g लग रहा है, और सरफेस की वजह से m1 के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है बैक साइड डायरेक्शन में। अब क्या इक्वेशंस बनाओगे? अब देखो, वापस अपने न्यूटन लॉ पे आओ। न्यूटन के जो 2 लॉज हैं, पहला लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ में कहा गया है कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फोर्स बैलेंस कर दीजिए, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही तो फोर्स बैलेंस कर दो, और अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो सम ऑफ फोर्सेस बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि m1 इज एट रेस्ट, तो सिंस मासेस आर एट रेस्ट, आप रीजनिंग ये दोगे, सिंस मासेस आर एट रेस्ट, फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो आप फोर्सेस को बैलेंस करके इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी? देखो, एक इक्वेशन बन जाएगी T इक्वल टू m2g, बैलेंसिंग से, नंबर 1। इधर T इक्वल टू F, नंबर 2, और n बराबर m1g, नंबर 3।
ये 3 इक्वेशंस बनेंगी। अब हमें सॉल्व क्या करना है, M2। तो M2 कैसे सॉल्व होगा, उसके लिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख करो फ्रॉम द फर्स्ट। M2G फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल हो जाएगी जी, मतलब फर्स्ट एंड टू दोनों T और T हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रिक्शन बराबर है M2G। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? Yes. अब हाँ, अब इसको क्या करें, फ्रिक्शन बराबर M2G को आगे क्या करें। देखिए बॉडी रेस्ट पे है, तो इसका मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में एक लॉ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर हम कह रहे हैं नो फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन बराबर 0, और यहाँ पर हम कह रहे हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन। यहाँ पर भी बॉडी रेस्ट पे है, यहाँ पर भी बॉडी रेस्ट पे है, यानी कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि फ्रिक्शन 0 से लेकर के और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर भी बॉडी रेस्ट पे, रेस्ट पे, रेस्ट पे, रेस्ट पे, लेकिन तीनों की कंडीशंस अलग हैं। यहाँ 0 फ्रिक्शन है, यहाँ मैक्सिमम फ्रिक्शन है, यहाँ मैक्सिमम से कम फ्रिक्शन है। कहने का मतलब ये है कि जब बॉडी स्टेशनरी होती है तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू निकाली गई है फ्रिक्शन की वैल्यू, ये 0 से लेकर के एंटिल द मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, तो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के लिए एक लॉ है, दैट इज म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स। तो यहाँ पर करोगे लेस देन इक्वल टू म्यू एस, और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू है m1 इंटू जी के बराबर है, m1g। यहाँ पर f को पुट कर देंगे m2g, तो 0 से ज्यादा होना चाहिए m2g और लेस होना चाहिए म्यू एस टाइम्स m1g। इसको सॉल्व करके जो तुम्हारा आंसर आएगा वो ये आएगा कि m2 शुड बी मोर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू, और दूसरी ये वाली इनइक्वलिटी m2g लेस देन इक्वल टू म्यू एस m1g, इन दोनों को लेंगे तो g और g कैंसिल, विच मीन्स m2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय m1। तो मेरा आंसर क्या होगा यार, क्वेश्चन था फाइंड m2 इफ m1 इज एट रेस्ट, क्या आंसर देंगे इसमें? देखिए m2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। Yes sir, मतलब वही वो 0 is greater, 0 से greater बड़ा than और equals to 0 and less than equals to 24. हाँ, तो 2.4। म्यू एस 0.6 है और m1 4 है, तो आपका फाइनल आंसर ये होना चाहिए m2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2.4 kg। एंड दैट मीन्स कि यहाँ पर आप 1 किलोग्राम यूज कर सकते हो, 2 किलोग्राम यूज कर सकते हो, 2.3 किलोग्राम यूज कर सकते हो, और ये मास स्टेशनरी मास रहेगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट होता है कि जब कभी भी आप स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स को डील करोगे, दैट मीन्स कि फ्रिक्शन ऑन स्टेशनरी बॉडी, तो फ्रिक्शन ऑन स्टेशनरी बॉडी हमेशा एक रेंज के अंदर होगी, और उसकी रेंज कहाँ से आती है, 0 से स्टार्ट होती है। फ्रिक्शन ऑन द स्टैटिक बॉडी, दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन हैज अ रेंज, 0 is the minimum value and mu s multiplied by normal is the maximum value. Friction minimum 0, maximum mu s multiplied by the normal value, and normal is not always equal to mg, but in this question it is equal to mg. Maybe in some other question normal is not equals to mg. सर ये टेंशन टेंशन फोर्स जो है वो दोनों में इक्वल क्यों है? आइडियल स्ट्रिंग है, इसलिए आइडियल स्ट्रिंग का पहले भी डिस्कस हुआ है कि टेंशन फोर्स हमेशा बराबर आती है दोनों स्ट्रिंग्स में। हम लोग अभी सारी चीजें आइडियल कंडीशंस के थ्रू पढ़ रहे हैं ना। अब देखो सेकंड प्रॉब्लम दिखाते हैं आपको। सेकंड प्रॉब्लम में जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ठीक है, कुछ एक ब्लॉक कनेक्टेड है मान लिया जाए, और ये ब्लॉक जो है वो कुछ ऐसे है, ये किसी एंगल पर किसी पुली के थ्रू कनेक्टेड है, और वो पुली जाकर के किसी मास से हैंग कर रही है। मान लिया यहाँ पर m2, ये m1 और ये एंगल थीटा। अब आप देखो क्या फर्क पड़ जाएगा इससे, ठीक है, एंगल पर है, और ये वापस इसका म्यू एस दे रखा है आपको कि ये म्यू एस है। एंड फिर सेम क्वेश्चन है कि फाइंड m2,
if mass m1 is at rest. अब इसका सोल्यूशन क्या देंगे, देखो फोर्सेस दिखाओ नंबर 1, सबसे पहले वो काम करना ही पड़ेगा। अभी मैं फोर्सेस को यहीं पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर है m2g, यहाँ पर टी वाली फोर्स, यहाँ पर टी वाला फोर्स, इधर m1g की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n। अब आइए फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर। फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, m1 बॉडी के ऊपर। तो m1 बॉडी अगर मूव करेगी तो किस तरफ मूव करेगी? क्वेश्चन कह रहा है कि वो रेस्ट पे है, लेकिन अगर वो चलती, आई मीन पॉसिबिलिटीज की बात हो रही है, तो किस तरफ चलती? राइट साइड जाती या फिर लेफ्ट साइड? अगर हो जाता तो m2 से कनेक्टेड है, दैट मीन्स की ऑब्वियस बात है कि m2 नीचे जाएगा, तो चांसेस इस बात के हैं कि ब्लॉक m1 राइट साइड डायरेक्शन में चले। तो जब ये राइट साइड चलने के चांसेस हैं, तो उस चांस के अपोजिट साइड पर यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ दिखाएंगे, यहाँ पर एफ। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन की लैंग्वेज में, फाइंड m2 इफ मास m1 इज एट रेस्ट। तो हम ये कह देंगे सिंस मास इज एट रेस्ट implies sum of all forces should be zero, यानी कि फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए as per the Newton first law. For any mass to be at rest, sum of forces must be zero. बैलेंस करो m2 के लिए फोर्स बैलेंस करेंगे तो m2 के लिए ऊपर की साइड t है और नीचे की तरफ m2g, तो t इक्वल टू m2g फर्स्ट फोर्स, मतलब फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी। m1 के लिए जब बैलेंस करेंगे तो m1 के बैलेंस करते समय t को रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको। बिफोर बैलेंस t को रिजॉल्व करेंगे, तो ये जो t है इसको रिजॉल्व करके इस तरफ इसका कंपोनेंट आएगा, वो चीज t इंटू कॉस थीटा वाला, और एक कंपोनेंट इसका ऊपर की तरफ चला जाएगा t मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा वाला। तो बैलेंसिंग किसको करेंगे? t cos थीटा हॉरिजॉन्टल है और फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों बैलेंस होंगे, यानी कि t cos थीटा शुड बी फ्रिक्शन फोर्स। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को मिला करके हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल टी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर दो तो फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी m2g मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। इस कैपिटल टी को हमने सेकंड वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। नाउ जो फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट किया है, फ्रिक्शन की वैल्यू, इसे अच्छा एक नॉर्मल भी निकाल ले, कितना होगा, नॉर्मल की क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर ध्यान दो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ है और टी साइन थीटा भी ऊपर की तरफ है, तो नॉर्मल और टी साइन थीटा दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शंस में है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, और ये दोनों ऐड करके मतलब नॉर्मल प्लस टी साइन थीटा वो बराबर होगा m1g के। दैट मीन्स कि नॉर्मल की वैल्यू बनेगी m1g माइनस टी साइन थीटा, ये हमारी नॉर्मल की वैल्यू। अब आप अपना कंसेप्ट लगाओगे, कंसेप्ट ये लगाओगे कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट हुआ है ये मिनिमम 0 हो सकता है एंड मैक्सिमम म्यू एस मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, प्रॉपर्टी ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसको हमेशा रेंज में आएगा आंसर, जहां जहां स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वहां रेंज लगाओगे, वहां इक्वल टू का साइन नहीं होता, इनइक्वलिटी का साइन होता है, मोर देन और लेस देन। तो अब फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करो, फ्रिक्शन की वैल्यू है यहाँ पर m2g मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, मोर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू म्यू एस, और नॉर्मल की वैल्यू, तो नॉर्मल की वैल्यू हम रखेंगे m1g माइनस, एक और काम करेंगे यार, यहाँ पर ये जो t है ये हम फर्स्ट इक्वेशन m2g कर देंगे t को, तो t की जगह m2g साइन थीटा ये कर देंगे। तो अब इसके बाद जो आपका मैथमेटिकल पोर्शन होगा कि एक आंसर तो आएगा m2 शुड बी पॉजिटिव एंड दूसरा आंसर जो आएगा वो इससे आएगा, इन दोनों से। तो वो कुछ ऐसा बन जाएगा m2g cos थीटा शुड बी लेस देन म्यू एस, मल्टीप्लाई कर लो तो म्यू एस m1g, और ये जो म्यू एस मल्टीप्लाई करेंगे उसको दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तो वो प्लस म्यू एस m2g साइन थीटा, यानी कि आंसर बनेगा m2 लेस देन इक्वल टू म्यू एस m1g डिवाइडेड बाय g बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस म्यू एस साइन ऑफ थीटा। हाँ ठीक है, g और g कैंसिल कर जाएंगे, ये इसका आंसर बनेगा।
यही तरीका है स्टैटिक बॉडीज के लिए। मतलब कुछ नया काम नहीं करोगे आप, फ्री बॉडी डायग्राम जैसे पहले बनाते थे वैसे फिर बना रहे हो। बॉडी रेस्ट पे है, अभी भी रेस्ट पे है, फोर्सेस को बैलेंस करना है, और फोर्सेस बैलेंस करने के बाद जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी उसको आप एक रेंज के अंदर रखोगे, बस ये काम करना है। फिर से बोल रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ जैसे पहले बनाते थे। रेस्ट पे होने की वजह से आपको फोर्सेस बैलेंस करने हैं, फोर्सेस बैलेंस करने के बाद फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने के बाद उसको इस रेंज के अंदर सेटिस्फाई होना चाहिए, बिकॉज दिस इज नाउ लॉ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, दैट फ्रिक्शन कैन नॉट बी मोर देन म्यू एस एन एंड इट कैन नॉट बी लेस देन जीरो। नेगेटिव में नहीं आ सकता कभी आंसर आपका। लाइक एक और एग्जांपल दिखाएं, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या कह रहा है कि जैसे ऐसे करके ना, मान लो कोई एक तो वॉल है, ठीक है, और हम लोग एक ब्लॉक को इस वॉल पर रख करके और उसको अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स वॉल इस तरफ पुश कर रहे हो, ठीक है, बाय अ फोर्स ऑफ कैपिटल एफ। और यहाँ पर म्यू एस गिवन है तुम्हें, इसका मास एम गिवन है, ठीक है, ये दीवार के साथ है ये, और कह रहे हैं कि फाइंड एफ, है ना, क्वेश्चन इज फाइंड एफ इफ मास इज एट रेस्ट। प्रोसेस फिर देखो, नंबर 1 फ्री बॉडी डायग्राम, वो चाहे कोई क्वेश्चन होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता आपके पास, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या क्या बनेगा। तो एक तो आप जो अंदर की तरफ इसमें कैपिटल एफ लगा रहे वो लगाओ, उसके अलावा क्या क्या फोर्सेस दिखाएंगे, तो एक m1g की mg की फोर्स, एक जब ये वॉल होगा तो वॉल के सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा, यानी कि एक इस तरफ नॉर्मल दिखाओगे, और इस बॉडी के मूव करने के चांस किधर है, किस तरफ इसके मोशन की चांसेस है, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड्स। चांसेस ऑफ मोशन डाउनवर्ड है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ऊपर। जिस तरफ प्रोबेबिलिटी है मूव करने की, चांस है जिस तरफ जाने का उसके अपोजिट। नाउ रेस्ट पे तो आप एक बार न्यूटन पे ट्रस्ट करेंगे कि न्यूटन ने जो कहा है वो सही कहा है। तो रेस्ट की वजह से हमने क्या किया, इन सारी फोर्सेस को बैलेंस कर दिया। तो बैलेंस में क्या क्या हुआ, रेस्ट पे जब जाएंगे तो बैलेंस करने पर क्या बनेगा देखो, तो बैलेंस करने पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करोगे एफ के साथ, एंड फ्रिक्शन mg से। मतलब किसको किसको बैलेंस करना है ये बताते हैं आपको। वाई डायरेक्शन की फोर्स वाई डायरेक्शन से बैलेंस होगी, एक्स डायरेक्शन की फोर्स को एक्स डायरेक्शन से बैलेंस करेगी। तो ये निकाल लिया आपने, और क्योंकि आप फिर से एक बार स्टैटिक बॉडी की बात है, तो स्टैटिक बॉडी का मतलब ये फ्रिक्शन स्टैटिक है। तो अब आप लॉ यूज करेंगे। लॉ क्या कहता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए और लेस देन इक्वल टू म्यू एस नॉर्मल। तो फ्रिक्शन है तो mg के बराबर, यानी यहाँ पर mg शुड बी मोर देन 0 एंड शुड बी लेस देन म्यू एस, और नॉर्मल बराबर f। तो यहां से मेरा आंसर मिलेगा कि f शुड बी मोर देन और इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय म्यू एस। ये इसका आंसर है कि फाइंड f, तो उसका आंसर देंगे इट शुड बी मोर देन और इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय म्यू एस। सिर्फ आप लैंग्वेज ट्रेस करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ट्रेस करते चले जाओ, अपना लॉजिक ऐसा कुछ लगाने ही नहीं है इसमें। फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्सेस बैलेंस क्योंकि रेस्ट पे हो, और तीसरे नंबर पे ये काम। कितने कैसा भी क्वेश्चन है, नंबर ऑफ फोर्सेस ज्यादा हो सकती है, देखो नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकता बढ़ जाए सर ये प्रॉब्लम। सर फर्स्ट पेज दिखा दी सर, उसको स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसको लिया नहीं था सर। अभी फोटोग्राफ भेजेंगे वैसे इसकी, ओके सर। हाँ एक सारा इमेज भेज देंगे आपको, देख लो फिर भी। इसकी बात करें इसके पहले वाले की, सर इससे पहले वाली की। ओके स्क्रीनशॉट ना लो, मैं कंप्लीट पेज की फोटो भेजता हूँ आपको, अभी ओके कंप्लीट सर। आएगी, है ना। आप पेपर पे लिखो जरूर, हाँ ठीक है, समझो साथ साथ, बिकॉज अपनी वर्किंग करोगे तो उससे फायदा होगा। ओके सर।
हाँ मैं ये कंप्लीट शेयर कर दूंगा इसका। आप सिर्फ कंसेप्ट बिल्डअप करिए। कंसेप्ट बिल्डअप करने में क्या होता है देखो, जैसे अब एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, मैं सिर्फ इस लॉजिक को पकड़ करके ये कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, आप ये कॉन्फिडेंस लाओ कि यार ये आसान टॉपिक है। देखिए एक बार फिर से, थीटा एंगल पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, मान लिया जाए कोई इंक्लाइंड सरफेस है और उसके ऊपर एक मास m है। A mass m is on the inclined plane and it is at rest. A mass is at rest on the inclined plane. और हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, हम लोग उसको ना पुश करेंगे ना पुल करेंगे, हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, तो सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन पर रखा है, हम कुछ करेंगे नहीं उसके ऊपर। फाइंड एंगल थीटा, क्या आंसर होगा, ये कितना एंगल होगा? बोलो जी। सर पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा सर। और परफेक्ट, बिल्कुल है, स्टेप वही है, स्टेप यही है। आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, जिंदगी में कोई न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। नंबर 1 पे आओ। नंबर 1 पर स्टेप में mg नॉर्मल, फ्रिक्शन होगा क्या? यहाँ पर बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन होगा। यस सर। यस सर। किधर है इसके चांसेस मूव करने के? सर डाउनवर्ड ज्यादा है। ऑब्वियसली भाई, कोई भी चीज अगर ये स्केल है, मान लो अगर इस स्केल को मैं इंक्लाइंड कर दूं, ये ऐसे एंगल पर ले आऊं और इसके ऊपर कोई चीज रख दूं, तो छोड़ते ही वो बॉडी कहाँ जाएगी? चांस किधर है उसका? ये नीचे की तरफ जाएगी या ऊपर की तरफ आएगी अगर छोड़ दिया जाए? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। चांसेस डाउनवर्ड के हो सकता है ना जाए, हो सकता है कि ये रुक जाए, लेकिन अगर जाएगी तो नीचे जाएगी। तो चांसेस इसके डाउनवर्ड जाने के थे, इसीलिए उसके अपोजिट साइड पर फ्रिक्शन आएगा। मतलब अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर दिखा रहे, फ्रिक्शन फोर्स इधर दिखा रहे, और फ्रिक्शन और नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री बनाना चाहिए आपस में। फ्रिक्शन नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और mg यहाँ पर, तो फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। स्टेप यही होता है, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब उस फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपको ये देखना होता है कि बॉडी स्टेशनरी है या फिर एक्सेलरेट कर रही है। तो फिलहाल तो आप सारे क्वेश्चन रेस्ट वाले बॉडी के कर रहे हो, तो रेस्ट वाली बॉडी पर हमको इन सब को बैलेंस करना है, इन सारी फोर्सेस को बैलेंस करना है। लेकिन इंक्लाइंड प्लेन पर ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, जब आप इंक्लाइंड प्लेन की बात करते हो तो एक कन्वेंशन ये होता है कि इंक्लाइंड प्लेन को ही आप एक्स एक्सिस मान लेते हो, आसान पड़ता है आपको न्यूमेरिकल करना, और इसको वाई एक्सिस मान लेते हो। यानी कि ये जो नॉर्मल है ये आपका वाई एक्सिस की तरफ चला गया और ये लाइन आपकी एक्स एक्सिस हो गई। तो क्या किसी फोर्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है मुझे? किसको रिजॉल्व करेंगे? सर एमजी को। mg को। क्या कंपोनेंट आएगा इसका इस तरफ एक्स एक्सिस की तरफ? इधर क्या कंपोनेंट आएगा और इधर क्या कंपोनेंट आएगा? mg के कंपोनेंट करेंगे तो इधर से तो एक्स एक्सिस की तरफ mg sin थीटा, इधर mg y की तरफ mg cos थीटा। और अब इनको बैलेंस करो। बैलेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, तो mg cos थीटा की बैलेंसिंग नॉर्मल रिएक्शन से y एक्सिस के फोर्स को y एक्सिस वाले से बैलेंस करेंगे और x एक्सिस की फोर्स को x वाले से बैलेंस करोगे, यानी कि फ्रिक्शन बराबर mg साइन ऑफ थीटा। सर इसमें थीटा y पे है ना सर, y एक्सिस पे है। नाउ फ्रिक्शन को रेंज में रख दो आप, इट शुड बी 0 से मोर देन, और म्यू एस इंटू नॉर्मल, बार बार एक ही लॉ लगाइए आप। तो फ्रिक्शन इज नाउ mg इंटू साइन थीटा, सो दिस mg मल्टी इंटू साइन थीटा, इट शुड बी मोर देन 0 but it should be less than mu s and normal which is mg multiplied by cos theta। मतलब ये हो गया, अगर मैं लेफ्ट साइड की दोनों इनइक्वलिटीज को लूं, इन दोनों को, तो थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है जी, इट शुड बी मोर देन 0। एंड राइट साइड का लेंगे तो राइट साइड को मैं एक बार वर्बली करेंगे यार, थोड़ा सा मैथ वाला पोर्शन अपने यहाँ देखो, ये mg और ये mg कैंसिल कर जाएंगे, ये वाला cos थीटा इधर जाकर tan थीटा हो जाएगा,
तो tan थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एस बनेगा, यानी थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स यूएस यस। बस ये कंडीशन है। यानी कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रेस्ट पे है, ठीक है, अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पर रेस्ट पे है तो ये एंगल इस इंटरवल के अंदर होगा। न्यूमेरिकल समझने के लिए क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल समझने के लिए देखो इन न्यूमेरिक वैल्यूज, अगर आप इसको समझना चाहो देखो इन न्यूमेरिक वैल्यूज, इफ म्यू एस, सपोज दैट कि जो म्यू एस है उसकी वैल्यू कितने मान ले यार, म्यू एस की वैल्यू ना कुछ मान लेते हैं, सपोज 1/√3 है, सिंप्लीफाई करने के लिए म्यू एस बराबर 1/√3, तो tan इनवर्स 1/√3, tan इनवर्स 1/√3 हम कैलकुलेट कर लेते हैं यूएस की जगह पर, और जानबूझ करके 1/√3 लिया बिकॉज tan इनवर्स 1/√3 का मतलब होता है 30 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये एंगल 30 डिग्री से छोटा होगा, लेस देन, दैट मीन्स कि अगर हम 10 डिग्री का एंगल रखें, हम यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल रखें, हम यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल रखें, तो इतने एंगल्स पर इस बॉडी को जब आप रखोगे, इतने एंगल्स पर आप अगर आप यहाँ बॉडी रखते हो तो इट विल स्टे एट रेस्ट, बॉडी फिसलेगी नहीं। इन एंगल्स पर बॉडी इस सरफेस के ऊपर स्टे एट रेस्ट वाला केस होगा, नीचे स्लाइड नहीं कर पाएगी वो। ये इसका सिग्निफिकेंस है कि जब तक ये एंगल 0 से ज्यादा है या 0 है, बिकॉज 0 एंगल ये होगा, 0 एंगल का मतलब हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल पर अगर आपने एक मास रखा है तो वो तो वैसे भी स्टे एट रेस्ट होगा, स्टे एट रेस्ट। इसको आप 0 डिग्री का केस मान सकते हो, हॉरिजेंटल मतलब 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन 30 डिग्री से ज्यादा करेंगे तो, अगर ये बॉडी का एंगल हम 30 डिग्री से ज्यादा करें और So body move कर जाएगी. बॉडी मूव करने इवन अगर हम 31 डिग्री भी कर देंगे और बॉडी को यहाँ रखेंगे तो कैन नॉट स्टे एट रेस्ट एंड द बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग, ये स्लाइड कर जाएगा। सो मैक्सिमम कितना एंगल हुआ इस न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से, मैक्सिमम कितना एंगल है जहां तक बॉडी को आप रेस्ट पर रख सकते हो उस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर। एज पर दिस डेटा, अगर म्यूएस बराबर 1/√3 है और मैं पूछूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल अप टू व्हिच द बॉडी कैन स्टे एट रेस्ट, इज इट 0 डिग्री, इज इट 10 डिग्री, इज इट 15 डिग्री, इज इट 30 डिग्री, कौन सा एंगल हुआ इसके हिसाब से? तो obviously 30 degree is the maximum angle up to which the body will stay at rest, and now after that if this angle increases more than 30 the body will slide down. So this maximum angle up to which the body stays at rest is also called as angle of repose. इसको एक नाम भी दे सकते हो, angle of repose. This is the largest angle of this inclined surface where the body stays at rest. Repeat कर रहे, largest angle of the inclined surface where the body will stay at rest. That means it will not slide. Beyond that, if the angle is increased, the object will slide. And the angle of repose is basically this one, tan inverse of mu s. इस वैल्यू को आप नाम दोगे एंगल ऑफ रिपोज, AOR, एंगल ऑफ रिपोज। बोलो भाई, ठीक है यहाँ तक? Yes sir. प्रॉब्लम नंबर 5।
लेट म्यू एस जो है वो √3 है, तो म्यू एस बराबर √3 मान लेते हैं। तो कितना एंगल आएगा, वो tan इनवर्स म्यू एस की वैल्यू क्या आएगी इसके हिसाब से, मतलब कितने एंगल तक मास स्टे करेगा, मास फिसलेगा नहीं, कितने एंगल तक, पिछले वाले क्वेश्चन। 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। तो अगर ये एंगल 60 से कम है तो ये वाला मास, अगर मान लो मैं कह दूं कि ये एंगल 40 डिग्री है, तो क्या होगा, ये वाला मास स्लाइड करेगा या रेस्ट पे रहेगा? सर रेस्ट पे रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि म्यू एस से आपको मालूम चल जाता है, म्यू एस से क्या करते हो आप, tan इनवर्स म्यू एस निकालो, tan इनवर्स म्यू एस दैट इज tan इनवर्स ऑफ √3, मतलब कि 60 डिग्री। तो 60 डिग्री अप टू 60 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि अप टू 60 डिग्री m will not move, ये मतलब होता है एंगल ऑफ रिपोज का। तो 40 डिग्री पर भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, इस फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू बनेगी, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एट 40 डिग्री। तो कैसे निकालेंगे 40 डिग्री पर, न्यूटन लॉ का चैप्टर है, पूरी वर्किंग 3 बातों पर डिपेंड करती है। फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 1 बनाएंगे, और फ्री बॉडी डायग्राम हम यहीं पर डायरेक्ट दिखा रहे हैं कंपोनेंट्स करके। तो mg sin थीटा यानी sin 40, mg cos 40, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन हो गया, नंबर 1 का पार्ट हो गया। जिसको ये बात याद रहेगी उनके लिए चैप्टर आसान है कि अगर आपको फोर्स फाइंड आउट करना है तो उसका रास्ता न्यूटन लॉ से ही जाएगा। न्यूटन लॉ से जब रास्ता जाएगा तो उसको स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करिए। नंबर 2 स्टेप फर्स्ट लॉ अप्लाई करोगे या सेकंड लॉ अप्लाई करोगे, मतलब कि फोर्सेस बैलेंस करोगे या फिर F = ma लगाओगे। पूरे न्यूटन लॉ के चैप्टर में 2 ही चीजें हैं, या तो फोर्स बैलेंस करना होगा या F = ma लगाना होगा। बताओ क्या करेंगे यहाँ पर? सो फोर्सेस बैलेंस होंगे, बैलेंस करेंगे। क्यों करेंगे बैलेंस? क्योंकि 40 डिग्री पे होने की वजह से रेस्ट पे रहेगा। राइट, तो फोर्सेस बैलेंस करके बताओ फ्रिक्शन कितना आएगा, फोर्सेस बैलेंस करके फ्रिक्शन कितना आएगा, बोलो। F = what, अगर फोर्स mg sin 40, फोर्सेस बैलेंस करके F = mg × sin of 40 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज है इसमें, क्वेश्चन ये है कि हमने फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन से क्यों नहीं कैलकुलेट किया। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे, कैन वी फाइंड फ्रिक्शन, कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन बाय द फॉर्मूला म्यू इंटू एन? No, sir. क्यों? सर वो मैक्सिमम आपने बताया था कि ये सेल्फ एडजस्ट लेंगे रेस्ट के स्टेट में। राइट, तो इसका आंसर है नो, यू कैन नॉट मतलब फाइंड 60 डिग्री पे जो फ्रिक्शन होगा वो होगा। हाँ, म्यू एस इंटू एन इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, इट इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कि अगर आपका एक क्वेश्चन पेपर हुआ तो क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का है मान लीजिए, तो द हाईएस्ट पॉसिबल नंबर इज 100, अगर आप किसी को 100% दे आओगे तो। बट इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अगर कोई एक्चुअल स्कोर आपसे पूछे तो आपका 100 ही होगा, 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं आएंगे। तो दिस इज लाइक दैट कि फ्रिक्शन हाईएस्ट म्यू एस इंटू एन होगा, बट एक्चुअल में कितना होगा वो डिपेंड करता है 0 से लेकर के और म्यू एस एन के बीच में कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। अपर लिमिट उसकी म्यू एस इंटू एन है। तो न्यूमेरिकल करते वक्त ये एक पॉइंट ऑफ मिस्टेक है, बता दें आपको, ये पॉइंट ऑफ मिस्टेक है स्पेशली स्टैटिक फ्रिक्शन में। और आप लिख लो कहीं पर, ये चीज कहीं भी नोट कर लो, अभी क्विज होगी इसकी, और इस क्विज में जो भी आपका नेगेटिव स्कोर आएगा वो सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए सब लोग उठा करके ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फ्रिक्शन मतलब म्यू एन, पॉइंट ऑफ मिस्टेक नंबर 1। दूसरा मिस्टेक का पॉइंट एन बराबर है mg। ये 2 ऐसी ब्लंडर्स हैं, ब्लंडर ही कहेंगे इसको, बिकॉज
पूरा पूरा क्लास डिवोट करने के बाद, चिल्ला चिल्ला के बोलने के बाद, लिखवाने के बाद और वार्निंग देने के बाद, सब कुछ के बावजूद भी फाइनल एग्जाम्स जब हो रहे होते हैं या टेस्ट जब हो रहा होता है तो फिर यही हरकत। क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स, आंसर क्या आता है म्यू इनटू एन। गलत। म्यू इनटू एन से फ्रिक्शन आप निकाल सकते हो कब? यू कैन फाइंड फ्रिक्शन बाय, लिख सकता हूं मैं आपसे कि यू कैन फाइंड फ्रिक्शन बाय म्यू इनटू एन ओनली व्हेन, कंडीशन होनी चाहिए ओनली व्हेन इट इज जस्ट स्लिप कंडीशन। जब आपके न्यूमेरिकल में ये लिखा हो कि जस्ट स्लिप करने वाला है, जस्ट स्लिप कंडीशन या फिर अबाउट टू मूव कंडीशन लिखी हो, तब आप फ्रिक्शन को इक्वल टू म्यू एस एन लगा सकते हो, अदरवाइज फ्रिक्शन लेस देन म्यू एस एन के बराबर रखोगे। यानी कि अगर जस्ट स्लिप कंडीशन नहीं है, जस्ट स्लिप कंडीशन नहीं है तो फ्रिक्शन को हम न्यूटन लॉ से सॉल्व करेंगे फोर्सेस को बैलेंस करके, और अगर ये जस्ट स्लिप कंडीशन है तो फ्रिक्शन को म्यू इनटू एन से सॉल्व करेंगे। हालांकि न्यूटन लॉ तब भी लगा सकते हो आप, न्यूटन लॉ तब भी यूज कर सकते हैं। एज एग्जाम्पल समझा रहा हूं इसको क्या है। थीटा एंगल का अगेन इंक्लाइंड प्लेन, और इस पर हमने एक मास एम रखा, और मान लो हम लोग, ठीक है ना, हम लोग मजदूर बन करके इस मास को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हो आप, इस मास को ऊपर कैपिटल एफ फोर्स लगा करके आप इसको कंटिन्यूअसली पुश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे मान लो कार है, कार खराब हो गई है, कार का पेट्रोल खत्म हो गया और आप हिल्स पर जा रहे हो, हिल्स पर, तो हिल्स का रास्ता ऐसा ही होता है, पहाड़ों का रास्ता, और पहाड़ी रास्ते पर अगर पेट्रोल खत्म हो जाए तो जो लोग कार में बैठे हैं वो बाहर निकल करके कार को धक्का मार रहे हैं। तो इस मास के चांसेस ऊपर जाने के हैं। अब आपका क्वेश्चन है फाइंड एफ, ठीक, क्वेश्चन इज फाइंड कैपिटल एफ इफ मास एम इज about to move up, क्या आंसर होगा? फाइंड कैपिटल एफ इस मास एम इज अबाउट टू मूव अप। तो क्वेश्चन में तुमसे कह दिया गया ना, क्वेश्चन में इसीलिए बोलता हूं आपसे बार बार कि आपका रीडिंग स्किल इंपॉर्टेंट होना चाहिए, रीडिंग स्किल इंपॉर्टेंट होगा तभी क्वेश्चन होंगे। देखिए, देखो दो तरीके के लैंग्वेजेस होते हैं क्वेश्चन में। एक लैंग्वेज होती है इफ द मास इज एट रेस्ट, लैंग्वेज नंबर 1, और कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा दिस इज अबाउट टू मूव। तो ये कौन सा कंडीशन हुआ? अबाउट टू मूव का मतलब ये कौन सा केस हुआ ना, इसको आप कह सकते हो कि ये तो इसमें इक्वल कर सकते हैं यूएसएन हाँ, को। इसमें कर सकते हैं, ये जस्ट स्लिप है कि बस अब होने वाला है, कंडीशन जस्ट होने ही वाला है। एक्सक्यूज ठीक मी है, सर, हाँ जी, सर ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें हम ग्रेटर देन यूएसएन लेंगे जब वो नहीं होगा, एक्चुअली मूव कर रहा होगा? होगा ही नहीं। एक्चुअली म्यूएसएन से बड़ा फ्रिक्शन होता ही नहीं है। ओके तो हाँ, वो दूसरा के वो वहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन में दो चीजें होती हैं, या तो म्यूएसएन के बराबर होगा या उससे कम होगा, ज्यादा का कोई केस ही नहीं है। और तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा अपना रीडिंग स्किल्स पर। ये लाइन अगर लिखी हो ना कहीं क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में अगर ये लाइन लिखी हो कि ये अबाउट टू मूव है तो समझ जाइएगा। अब इसमें फोर्सेस दिखाओ, पहले तो यहीं पे दिखा देते हैं, इसी जगह पर फोर्सेस दिखा देते हैं। कौन कौन से फोर्सेस दिखाएंगे देखो। तो एक ग्रेविटी को हम यहीं पर रिजॉल्व कर लेते हैं, ग्रेविटी को रिजॉल्व करके यहीं पर mg sin थीटा, बिकॉज अब इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। इधर mg cos थीटा, प्रैक्टिस कर चुके हैं इसके बारे में भी। प्रैक्टिस होने के बाद अब आप डायरेक्ट स्टेप लगा सकते हो। n फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे इस क्वेश्चन में? तो बैकवर्ड डाउन द हिल, mg sin थीटा की डायरेक्शन में, क्योंकि इस ये किधर जाने वाला है, किधर चलने वाला है, पढ़ो क्वेश्चन के हिसाब से किधर जाने वाला है। अबाउट टू मूव कहाँ चलने वाला है? अपवर्ड्स।
जिस तरफ अपवर्ड अपवर्ड जिस तरफ चलने वाला है उसके अपोजिट दिखाओ. इट इज अबाउट टू मूव अप, तो फ्रिक्शन डाउन साइड पर, फ्रिक्शन डाउन साइड पर. इसी को बोलते हैं टेंडेंसी के अपोजिट. टेंडेंसी का मतलब ये जाने वाला है किस तरफ है, जा नहीं रहा, जा नहीं रहा, टेंडेंसी तभी है. दैट मीन्स अभी भी तो रेस्ट पे हो, मोशन हुआ थोड़ी है, होने वाला है. अबाउट टू मूव अप है, हुआ थोड़ी है. दैट मीन्स अभी भी आप सम ऑफ फोर्सेस को क्या करेंगे, जीरो. फोर्सेस अभी भी बैलेंस कर देंगे. तो फोर्सेस बैलेंस करेंगे तो ये जो कैपिटल एफ ऊपर की तरफ लग रहा है ये किसको बैलेंस करेगा, तो कैपिटल एफ शुड बैलेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा और उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन. बट क्योंकि ये अबाउट टू मूव है तो अब आप फ्रिक्शन को रिप्लेस कर सकते हो म्यू मल्टीप्लाइड बाय n से. नाउ यू कैन राइट. अब आप इसका आंसर ला सकते हो. F इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू एस और नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा है. बस ये इसका आंसर है. तो कुछ न्यूमेरिकल्स में हम F फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एस एन करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन लेस देन म्यू एस एन करेंगे. तो कहां पर इक्वल टू करना है और कहां लेस करना है ये बात समझनी है. जिन क्वेश्चंस में इस तरीके के वर्ड्स होंगे अबाउट टू मूव, जस्ट स्लिप, मतलब कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एस एन. और जहां जहां पर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि बॉडी रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन कैन बी इक्वल टू म्यू एस एन और इट कैन बी लेस देन ऑल्सो. तो वहां पर हम रेंज वाला कंसेप्ट लगाएंगे जो हम पीछे के क्वेश्चंस में कर रहे थे. वहां पर आप इस तरीके से करोगे, फ्रिक्शन की रेंज लगाओ. जहां पर अबाउट टू नहीं लिखा है वहां फ्रिक्शन को रेंज में रखो, और जहां पर ये लिखा है कि मैक्सिमम है, जस्ट स्लिप कंडीशन है, वहां पर रेंज की कोई जरूरत नहीं आपको. अब एक और क्वेश्चन. फ्रिक्शन की डायरेक्शन को लेकर के कई लोग कंफ्यूज हैं, मैं आपको बता दूं, और आप भी कंफ्यूज होगे. एक और एग्जांपल दिखाते हैं. सेम प्रोसेस है, ठीक. इस मास को हम ऊपर की तरफ कैपिटल एफ लगा करके पुश कर रहे हैं, ठीक है. और आपसे फिर ये पूछा गया कैपिटल एफ निकालना है. फाइंड एफ if mass is on the verge of downward slipping. अब बताओ क्या होगा यार. ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग का मतलब क्या होगा, मतलब स्लिप ऑन द वर्ज, So downward movement. तो अब फ्रिक्शन किधर दिखाएंगे, mg sin थीटा तो दिखाओगे तुम, mg cos थीटा दिखाएंगे, नॉर्मल दिखाओगे. फ्रिक्शन देख लो किधर दिखाओगे. अब बॉडी किधर फिसलने वाली है, किधर क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से, तो ये नीचे फिसलने वाली है, इसके चांस नीचे जाने के हैं. तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट यानी ऊपर, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ. और इन फोर्सेस को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे. तो सिग्मा एफ 0 और इससे कैपिटल एफ ऊपर की तरफ और फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, तो कैपिटल एफ प्लस फ्रिक्शन दोनों सेम डायरेक्शंस में, और ये मिल करके हो गया mg मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा के. और यहाँ पर फ्रिक्शन को फिर से आप म्यू एस एन करोगे. अगेन यू कैन राइट इट म्यू एस एन, इस वजह से क्योंकि ये ऑन द वर्ज है, बस मतलब फिसलने वाला है, जस्ट स्लिप कंडीशन है ये. तो अब आप कैपिटल एफ को लिखोगे mg साइन थीटा और म्यू एस एन को उधर ट्रांसफर और n को mg इंटू कॉस थीटा. बस ये कर देंगे, ये इसका आंसर है. और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करके देख लेते हैं एक दो.
ठीक है, अब यहाँ पर एक मास है और हम क्या कर रहे हैं, इस मास को जो फोर्स लगा रहे हैं वो हॉरिजेंटल लगा रहे हैं। कैपिटल एफ एक हॉरिजेंटल फोर्स लगाओ। चलिए, ये हॉरिजेंटल है, मतलब ये जो हॉरिजेंटल ग्राउंड है उसके पैरेलल है। सेम क्वेश्चन है यार, आपको कैपिटल एफ बताना है अगर ये मास स्लिप करने वाला है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड एफ इफ ब्लॉक इज अबाउट टू मूव अप। या कभी कभी लैंग्वेज ऐसे भी होती है, और लैंग्वेज में बताते रहो क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग लैंग्वेज से आपको प्रॉब्लम लैंग्वेज में होती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है कि फाइंड कैपिटल एफ विच जस्ट प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लाइडिंग ऑफ मास एम, डाउनवर्ड स्लाइड ऑफ ब्लॉक। क्या दोनों लैंग्वेजेस का सेम मतलब है या अलग अलग मतलब है? देखो आप इन दोनों लैंग्वेजेस का मतलब समझो। फाइंड एफ अगर ये मास ऊपर जाने वाला है, और फाइंड एफ विच जस्ट प्रिवेंट इट्स डाउनवर्ड स्लिपिंग, इसको नीचे फिसलने से बस रोका हुआ है। दोनों का सेम मतलब है या अलग अलग है? अलग अलग। क्या मतलब हुआ फिर बताओ, पहले वाले का क्या मतलब निकल रहा है? पहले वाले का मतलब है कि वो जस्ट ऊपर की तरफ स्लिप करने की कंडीशन में, दूसरे वाले का मतलब वो जस्ट नीचे स्लिप करने की कंडीशन में। राइट, दोनों का फर्क है। तो इस दो लैंग्वेजेस लिए, कहीं कहीं पर इस तरीके की लैंग्वेज होती है, कहीं कहीं पर इस तरीके की लैंग्वेज होती है। अब यहाँ पर कहीं ये भी हो सकता है, फाइंड एफ विच जस्ट प्रिवेंट द अपवर्ड स्लाइड ऑफ ब्लॉक, जस्ट प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लाइड ऑफ ब्लॉक। तो पहले वाले में क्या करेंगे यार, दो क्वेश्चन बना लेते हैं। एक तो फर्स्ट केस बना लो इसको, और इसको सेकंड केस बना लो। ये सेकंड केस बना लो। क्या क्या करेंगे, फर्स्ट वाले केस में न्यूमेरिकल कैसे करेंगे और सेकंड वाले केस में न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, इसको बताएं। दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, फर्स्ट वाला केस और सेकंड वाला केस न्यूमेरिकल कैसे करेंगे इसको। तो फर्स्ट वाले केस में हम फोर्सेस कैसे दिखाएं, मैं इंक्लाइंड प्लेन को एक डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, और फ्री बॉडी डायग्राम हम यहाँ पर दिखा लेते हैं कौन कौन से फोर्स देखो। तो एक हमारा कैपिटल एफ का फोर्स है, mg रिजॉल्व हो चुका है, तो mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा। किधर दिखाएंगे फ्रिक्शन फोर्स इस केस में, बोलो? पहले के हिसाब से ब्लॉक इज अबाउट टू मूव अप, किधर दिखाओगे फ्रिक्शन इसमें, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? डाउनवर्ड्स, यानी फ्रिक्शन इस तरफ। और दूसरे वाले में जब यही डायग्राम बनाएंगे ना, सेम डायग्राम अगर दूसरे वाले केस में बनाएंगे, तो दूसरे वाले केस में डायग्राम देखो कैसे बनेगा, वो समझाते रहे। ये थीटा फोर्सेस दिखाया हमने यहाँ पर फिर से एक बार, तो नीचे mg साइन थीटा वापस वैसे ही चलेगा, mg कॉस थीटा दिखाया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिखाई, फोर्स जो हम लोगों ने कैपिटल एफ के लगा रखी है वो दिखाई, और अब फ्रिक्शन लैंग्वेज के हिसाब से जस्ट प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लाइड ऑफ ब्लॉक, मतलब ये ब्लॉक नीचे फिसलने वाला था, ये नीचे फिसलने वाला था और हमने ये फोर्स लगाकर इसको रोक लिया है। विच जस्ट प्रिवेंट द डाउनवर्ड स्लाइड ऑफ ब्लॉक, मतलब अगर ये फोर्स ना होता तो ये नीचे फिसल चुका होता, यानी इसके चांसेस नीचे फिसलने के हैं। तो जब चांसेस नीचे फिसलने के हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट ऊपर की तरफ। ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन, क्योंकि इनमें एक्चुअली मोशन हो नहीं रहा है, मोशन होने के प्रोबेबिलिटीज हैं, चांसेस हैं। अब बैलेंस कर दो फोर्सेस को, तो फोर्स बैलेंस करने के लिए को भी तो कंपोनेंट करना पड़ेंगे। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था कि अब ये तो मेरा मतलब रीजनिंग पार्ट समझ देखो। एक्चुअली मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ ना, स्टूडेंट टू स्टूडेंट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि फ्रिक्शन की ही डायरेक्शन में कंफ्यूज है, और उनको लगता है कि यार क्लास में कभी नीचे दिखा देते हैं कभी ऊपर दिखा देते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ हम लोग गड़बड़ गोलमाल कर रहे हैं। अरे भैया हम लोग कोई गोलमाल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर।
ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ये तुमको जब खुद प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, और तब जाकर के ये डिसाइड होता है कि फ्रिक्शन हम किस तरफ दिखाएंगे यहाँ। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फोर्स बैलेंस करना है। तो फोर्स बैलेंस करने से पहले, हाँ बिल्कुल सही बात है, फोर्स बैलेंस करने से पहले इस कैपिटल एफ को रिजॉल्व करिए। तो रिजोल्यूशन पार्ट बार बार आपको छोड़ दे रहा हूँ, रिजोल्यूशन पार्ट आपके लिए, ये एंगल थीटा बनेगा यहाँ पर, तो ये इधर एफ कॉस थीटा हो जाएगा और दूसरी तरफ एफ साइन थीटा होगा, एंड सेम यहाँ पर भी होगा। तो बैलेंसिंग कर देंगे इसकी फोर्सेस की, तो एफ कॉस थीटा और ये फ्रिक्शन और ये एम जी साइन थीटा, ये सब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन दोनों नीचे हैं, इक्वल टू ऊपर की तरफ एफ कॉस थीटा। और अब क्योंकि ये क्वेश्चन अबाउट टू वाले हैं, तो फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, यानी इस फ्रिक्शन को म्यू एस इंटू नॉर्मल लिख लो, लेकिन नॉर्मल कितना होगा यहाँ पर, म्यू एस इंटू नॉर्मल तो लिख देंगे, बट नॉर्मल इस क्वेश्चन में कितना होगा, तो नॉर्मल के अपोजिट साइड पर कौन सा फोर्स है ये देखो, नॉर्मल के दूसरे तरफ, जिस तरफ नॉर्मल है उसके अपोजिट साइड, mg cos थीटा और f sin थीटा। तो नॉर्मल इन दोनों के बराबर होगा, mg cos थीटा और f sin थीटा के बराबर। यहाँ पर रखो mg cos थीटा प्लस f sin थीटा, ये म्यू एस इंटू नॉर्मल फ्रिक्शन की वैल्यू हुई, और इक्वल टू कैपिटल F मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। जब यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, कैपिटल F के कंपोनेंट्स करेंगे, तो कैपिटल F cos थीटा ऊपर और कैपिटल F sin थीटा नीचे। अब F cos थीटा और फ्रिक्शन एक साथ है, तो फ्रिक्शन प्लस F cos थीटा बराबर mg sin थीटा, और फिर फ्रिक्शन को रिप्लेस कर दीजिए म्यू इंटू एन से, और नॉर्मल अगेन mg cos थीटा प्लस f sin थीटा। प्लस f cos थीटा इक्वल टू mg sin थीटा, तो ये होगा इसका आंसर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि निकालना f है, तो यहाँ पर भी f है, इधर भी f है, तो दोनों f वाले फैक्टर एक तरफ, और वो सिंप्लीफाई कर लेना, क्या आंसर बनेगा। इसमें हम रेंज नहीं लगा रहे, रेंज क्यों नहीं लगा रहे मैं फिर कर दूं, इसके पहले के क्वेश्चन में मैं रेंज लगा रहा था, इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए उनमें मैंने रेंज फॉलो किया था, फ्रिक्शन निकालने के बाद में लेस देन इक्वल टू और ये सब कर रहा था, क्योंकि वो रेस्ट वाले केसेस थे, और इनमें मैं रेंज का यूज नहीं कर रहा। रेंज का यूज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा क्वेश्चन कह रहा है, न्यूमेरिकल कह रहा है कि इट इज अबाउट टू जस्ट स्लिप। तो ऐसे फ्रेजेस जब भी आपको मिले, ऐसे वर्ड्स मिल जाए, तो सीधा सीधा फ्रिक्शन को डायरेक्ट रिप्लेस करो म्यू मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल के साथ। बोलो जी, ठीक है कि नहीं, बताओ भाई। हाँ सर ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो जी, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का हो गया कुछ कंसेप्ट्स। अब आते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद, और अब नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन पे आओ। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के लिए कैसे डील करना है मेरे को, स्टैटिक फ्रिक्शन, देन इसके बाद आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। जिसका मतलब होता है कि वो फ्रिक्शन एट रेस्ट था, ये फ्रिक्शन इन मोशन है, मतलब बॉडी के मोशन के टाइम पर जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक है। वो बॉडी के रेस्ट के टाइम का फ्रिक्शन था स्टैटिक, ये बॉडी के मोशन के टाइम का फ्रिक्शन है। तो ये उतना टफ नहीं है, ये काफी इजी है, मतलब कि अगर कोई बॉडी मोशन में चल रही है, रेस्ट पे नहीं है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो कोई भी बॉडी, बट ऑब्वियस है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगी तो कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होगी। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो गारंटीड उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन तो होगा कुछ, या तो वो राइट साइड मोशन कर रही होगी या लेफ्ट साइड मोशन कर रही होगी। तो हम ये मानते हैं कि उसकी वेलोसिटी राइट साइड डायरेक्शन में है। तो जिस तरफ वेलोसिटी होगी, आप क्या करोगे, उसके अपोजिट साइड पर, वेलोसिटी के एग्जैक्टली अपोजिट साइड पर एक फ्रिक्शन दिखाएंगे F,
और इसको नीचे के लिख देते हैं, के स्टैंड फॉर काइनेटिक। तो ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो आप, एफ के लिखने से बस ये फायदा हो जाता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन। तो नंबर 1 पॉइंट कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा, नंबर 1 पॉइंट काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो फ्रिक्शन ऑफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, दिस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यहाँ पर जो नॉर्मल लगेगा उसी के प्रोपोर्शन में चलता है। ये आपका अगेन एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट्स में प्रूफ की जाती है कि फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल है। उसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो फ्रिक्शन फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स को इक्वलिटी में कन्वर्ट करोगे, कांस्टेंट लॉ म्यू के, और म्यू के को कह देंगे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, इसकी कोई रेंज नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, इसके 2 पॉइंट्स हो गए। इसमें स्टैटिक की तरह नहीं है, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होती, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। काइनेटिक फ्रिक्शन हैज नो मिनिमम वैल्यू, नो मैक्सिमम वैल्यू, इट इज एग्जैक्टली, मतलब ये हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू है। इट इज एग्जैक्ट वैल्यू इज म्यू के मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल, बस। इसमें ना कोई लेस है ना कोई मोर है। तो कैसा भी प्रॉब्लम हो, इसको आप म्यू के इनटू एन करो। जैसे पीछे में क्या कह रहा था कि अगर अबाउट टू लिखा है तो फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन लगाओ, और अगर नहीं है तो फ्रिक्शन लेस देन म्यू एन लगाओ। मतलब यहाँ 2 बातें हो रही हैं। कुछ न्यूमेरिकल में फ्रिक्शन म्यू इंटू एन के बराबर है, और कुछ न्यूमेरिकल्स में फ्रिक्शन म्यू इंटू एन से छोटा है, बिकॉज ये स्टैटिक है। काइनेटिक में ये प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। काइनेटिक में वो हमेशा ही इन ऑल केसेस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू के इंटू एन। इट इज नेवर लेस देन म्यू के एन, इट इज नेवर मोर देन म्यू के एन। फिक्स है, एग्जैक्ट वैल्यू है। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की एक परफेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू होगी म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। और 4th पॉइंट जो कि ऑब्वियस है बट फिर भी बताना पड़ता है कि जो फ्रिक्शन काइनेटिक का है उसका जो डायरेक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स, ये ऑब्वियस है बट फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमारा सरफेस होगा उसके पैरेलल होगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के साथ 90 डिग्री पे होगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये ऑब्वियस चीज है बट क्वेश्चंस में आपसे पूछेंगे ना कि राइट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हो। फिफ्थ पॉइंट जो लॉ में आता है वो ये भी आता है कि इंडिपेंडेंट होता है ये एरिया ऑफ कांटेक्ट के। और 6th पॉइंट आप चाहो तो ये लिख सकते हो, ये सब एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, कि चाहे आप स्लो मोशन करें चाहे फास्ट मोशन करें फ्रिक्शन उतना ही लगेगा। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, कोई मतलब नहीं है, वेलोसिटी चाहे जैसी भी हो आपकी, फिक्स वैल्यू है। अगर बॉडी मोशन में है तो फ्रिक्शन लगेगा, कितनी वेलोसिटी से मोशन कर रही है वो फर्क नहीं पड़ता हमें। ये इसकी प्रॉपर्टीज, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको भी देखो, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको देख लेते हैं कैसे होगा। प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है ना, प्रॉब्लम नंबर 1 इस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का क्या होगा कि अगर हम किसी मास को कोई वेलोसिटी दें, कैसे वेलोसिटी दे सकते हैं देखो। अगर हम मान लो इस रिमोट को, है ना, इसको किक करें। एक तो होता है आप कॉन्स्टेंटली पुश करो, आप ये होता है फोर्स लगाना, कांस्टेंट पुश करना। और एक होता है कि एक बार आप इसको हिट कर दो स्ट्राइकर की तरीके से, जैसे कैरम का स्ट्राइकर होता है, तो एक बार इसको मार करके छोड़ दो आप। एक होता है कांस्टेंट पुश करिए, ये फोर्स लगाना कहते हैं, इसको कहते हैं फोर्स लगा रहे। और एक होता है कि एक बार इसको एज स्ट्राइकर मार दीजिए, जैसे स्ट्राइकर,
तो आपके फिंगर्स यहीं पर रह गई, फिंगर आगे नहीं गई। डिफरेंस समझो फिर से, एक होता है कि आप इस फिंगर से टच करें और फिंगर भी आगे लेके जाओ, पुश करो आप। एक होता है कि फिंगर यहीं पर है, कैरम जैसे खेलते हो, इसको मारा और ये आगे चला गया, क्योंकि ये कुछ दूर जा करके स्ट्राइक, कुछ दूर जा करके रुक जाता है। क्या रीजन है? क्या रीजन है कि ये कुछ दूर जा करके स्टॉप कर जाएगा? और जब हम इसको ऐसे कैरम की स्ट्राइक में ना, कैरम स्टाइल में जब इसको मारते हैं तो ये इम्पल्स कहलाता है। ये चीज ऐसे मारने में आप कहते हो कि ये इम्पल्स है, हम कहते हैं हमने इसको हिट किया है, हिट किया है। जब बॉडी को आप हिट करते हो तो दैट मीन्स हम इसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया है, इस मास को लिया और हमने इस मास को एक वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी। वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी हमने इसको दे दी, मान लो v0 की, ठीक है ना। मतलब ऑब्जेक्ट को हिट किया, ऑब्जेक्ट, इस वर्ड में फर्क है, आपको नहीं फर्क लगता यार? हिट करने में और पुश करने में फर्क है तुम्हारी नजर में? ये दोनों एक ही मतलब है? बोलो सर है सर, अलग अलग है क्या है? हिट सर। करने हिट में और मतलब सब पुश करने हाँ, मतलब कॉन्टिन्यूअस लगाते जा रहे हैं सर उसमें सर फिर। पुश में और सर कॉन्टिन्यूअस और कांटेक्ट हिट में में एक ही रहता है बार, सरफेस से, और हिट में सर एक बार करा दो। So हिट में जैसे एक एक बार मैगलेव होता है। ट्रेन और हॉट व्हील्स लॉन्चर का डिफरेंस होता है। राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, हिट वाला मतलब इंस्टेंटेनियस फिनोमेना है, वो इम्पल्स में आता है, उसका मतलब वेलोसिटी देना, मोमेंटम देना यानी वेलोसिटी देना। और पुश करने का मतलब होता है फोर्स लगाना, यानी बॉडी को एक्सेलरेट करना। तो आपने बॉडी, ऑब्जेक्ट इज हिट एंड वेलोसिटी इज गिवन। और अभी आपने देखा था कि ये कुछ डिस्टेंस जा करके, सम डिस्टेंस से डी जा करके ये बॉडी क्या करती है, स्टॉप हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये डी कितना होगा, क्यों? और पहली बात तो ये स्टॉप होगी क्यों? ऐसा क्यों होता है कि इसको मारने के बाद ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक क्यों नहीं जाता है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ दूर जाकर के रुकेगा? और कितनी दूर जाकर रुकेगा ये डिपेंड करता है कि कितनी स्ट्रांगली हिट की है इसको, कितनी स्ट्रांगली हिट कर रहे हो उससे डिसाइड करता है कि ये कितनी दूर जाएगा। कैरम के एग्जाम्पल में, अगर आप लोगों ने कैरम खेले हो तो खेलते खेलते कैरम का जो बोर्ड है वो काफी ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के बाद स्ट्राइकर आगे तक नहीं जा पाता, तो उसको स्मूथ करने के लिए फिर से पाउडर डालना पड़ता है वहां पर। कैरम का जो पाउडर आता है, टैल्कम पाउडर नहीं, कैरम के स्पेशल पाउडर्स आते हैं ना, वो पाउडर डाल करके कैरम की सरफेस को फिर से आप स्मूथ कर देते हो। तो क्या होता है कि अगर आप स्लो हिट करेंगे तो थोड़ी दूर तक जाएगा, स्ट्रॉन्ग हिट करेंगे तो और आगे तक जाएगा, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से हिट करोगे उतनी दूर तक जाएगा। तो जब ये बॉडी मोशन में होगी तो नीचे वाला पेपर इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, यानी कि इसकी फोर्सेस जब दिखाओगे ना तो इसके फोर्सेस कौन कौन से लग रहे होंगे? देखो, इसकी फोर्सेस लग रही होंगी किसी भी टाइम पर, नॉर्मल, अलग से दिखाओ, क्या क्या फोर्स दिखाओगे यार? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताओ क्या बनेगा? नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, उसके अलावा कौन सा फोर्स? इसके अलावा बोलो। सर इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन। इम्पल्स मोमेंटरली होता है। मैंने बोला एक चीज देखो, मैंने एक चीज कही थी कि जो फ्री बॉडी डायग्राम है ना वो इंस्टेंटेनियस होता है। हमने इसको मारा, वो अलग मूवमेंट था, मारने के बाद जब ये चल रहा है तो चलते वक्त किसी टाइम पर इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बना रहे हो ना, चलते वक्त, तो उस समय थोड़ी हम इसको मार रहे हैं। देखिए, जब हमने मारा था तब ये चल नहीं रहा था, और जब ये चल रहा है तो हम इसको मार नहीं रहे। इंस्टेंटेनियस बात करिए ना। हमने कहा फ्री बॉडी डायग्राम पास्ट में और फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता कि पास्ट क्या था, फ्यूचर क्या था, इस समय क्या है वो बताइए। मतलब हिट करने के बाद जब ये बॉडी मोशन में है, चल रही है, उस समय क्या हो रहा होगा? तो उस समय थोड़ी हम हिट कर रहे हैं, उस समय हम लोग कहाँ हिट कर रहे हैं? आप समझे ना कि हम लोगों ने शुरुआत में हिट किया था, बिगिनिंग में हिट किया था, लेकिन उसके बाद जब ये बॉडी चल रही होगी तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, एट दैट टाइम तो हम लोग हिट कर नहीं रहे, तो हम अपना फोर्स तो दिखाएंगे नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट का, पास्ट का नहीं होता, फ्यूचर का नहीं होता। ये प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो देखिए। तो प्रेजेंट में नॉर्मल, प्रेजेंट में mg, और क्योंकि ये बॉडी मोशन में है, ये बॉडी मोशन में है, तो इन पॉइंट्स के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जिस तरफ वो मोशन करेगा उसके अपोजिट में
काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स आप दिखाओगे, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन, मोशन के अपोजिट एक फ्रिक्शन दिखाएंगे। अब आप क्या करोगे, नॉर्मल बराबर mg, और जो ये फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट करेगी, क्योंकि इसको बैलेंस तो कर नहीं रहे। ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, सिंस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज द अनबैलेंस फोर्स, और कोई भी अनबैलेंस फोर्स बॉडी को एक्सेलरेट करेगा, तो सिंस काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, it implies acceleration equal to this unbalanced force divided by mass, and the unbalanced force is kinetic friction, which is according to the law mu k into normal. So हम कह देंगे इसको mu k multiplied by normal divided by mass, and normal बराबर है mg. So this is all together mu k g. और न्यूटन लॉ ये भी कहते हैं कि एक्सेलरेशन हमेशा अनबैलेंस फोर्स की डायरेक्शन में होता है, जिस तरफ अनबैलेंस फोर्स होगा उसी साइड पर एक्सेलरेशन होगी। तो इस फिगर में अनबैलेंस फोर्स Fk है, Fk हमारा अनबैलेंस है, किसी से बैलेंस नहीं हो रहा है ये, तो जो अनबैलेंस फोर्स है उसी साइड पर आपका एक्सेलरेशन आना है, यानी कि दिस एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेकिन बॉडी का मोशन राइट साइड है, तो कोई भी एक्सेलरेशन जो बॉडी के मोशन के अपोजिट जाएगी वो एक्चुअल में रिटार्डेशन का काम करने लगेगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा सर, नेगेटिव एक्सेलरेशन मानेंगे इसको, बॉडी रिटार्डेट होगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिटार्डेशन ये बॉडी कुछ डिस्टेंस पे जा करके स्टॉप कर जाएगी। अब आप क्या करोगे, आप मोशन की थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, मोशन की थर्ड इक्वेशन जो कहती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनली द बॉडी स्टॉप्स 0 स्क्वायर, इनिशियली द बॉडी हैज अ वेलोसिटी ऑफ v नॉट स्क्वायर, एक्सेलरेशन को माइनस में रखेंगे तो -2, और एक्सेलरेशन विल बी mu k into g and that distance d, and which means d equal to v naught square divided by 2 mu k g। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर हुआ, सिस्टम आपका समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट क्लियर हो गया इसमें से, बोलो। सर एक बार सर रिपीट वो कर दो। सर एक बार वो रिपीट कर दीजिए कि डायरेक्शन ऑपोजिट होगा रिटार्डेशन का, वो वाला पॉइंट। नहीं, ये तो जैसे काइनेमेटिक्स का पोर्शन होता है। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी बॉडी, प्रैक्टिकली सोचिए ना, प्रैक्टिकली सोचो, मान लो अगर आप भाग रहे हो, एक प्रैक्टिकल बात सोचते हैं, अगर आप भागो किसी डायरेक्शन में और पीछे से कोई पकड़ के आपको पुल करे, बैकवर्ड पुल करे, आपका Yes, sir. कॉमन सेंस इंट्यूशन क्या कहता है, आप पहले से फास्ट भागोगे या पहले से स्लो भागोगे? पहले से स्लो। हाँ, तो मोशन के अपोजिट किसी ने भी अगर आप पर फोर्स लगाई तो आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस कहता है कि बॉडी स्लो होने लगेगी, और यहाँ पर एग्जैक्टली वही काम हो रहा है। ये बॉडी का मोशन तो इस तरफ है और इसमें फ्रिक्शन की फोर्स उसके अपोजिट है, मोशन के अपोजिट में फ्रिक्शन की फोर्स है, तो ये इसको कंटिन्यूअसली स्लो कर रही है। और कोई बॉडी जब रेगुलरली स्लो होती चली जाएगी, उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी, तो इसी फिनोमेना को हम, एक सेकंड, कुछ काइनेमेटिक्स में रिटार्डेशन कहते हैं। और जब रिटार्डेशन की बात होती है तो यहाँ पर प्लस साइन नहीं यूज करते हो आप, इसकी जगह पर माइनस साइन लगाते हो। ओके। राइट, तो कुल मिला के आप ये कहोगे, दिस बॉडी स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, द बॉडी स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, रफनेस की वजह से रुकती है ये। बॉडी कितनी दूर जाकर के रुकेगी ये किस पे डिपेंड करता है, उसके पास स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी है। अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दूं तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस, अगर मान लो यहाँ v नॉट की बजाय 2v नॉट होता तो पहले से कितने ज्यादा डिस्टेंस पे स्टॉप करती बॉडी। अगर मैं यहाँ पर डबल स्पीड कर दूं तो क्या वो डबल डिस्टेंस पे जाके स्टॉप करेगी या उतनी ही डिस्टेंस पे जाकर के स्टॉप करेगी या उससे कम डिस्टेंस पे जाकर के स्टॉप करेगी। तो ये रिजल्ट यहाँ पर देखो, जो हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस
वो वी नॉट स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, वी नॉट की स्क्वायर पे। इसका मतलब अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दोगे तो डबल का जब स्क्वायर करेंगे, डबल का स्क्वायर यानी कितने डिस्टेंस पे जाकर के स्टॉप करेगी वो? हाँ, 4 टाइम्स ज्यादा डिस्टेंस। एक और चीज बता रहे बच्चा, रुक जाओ। और क्वेश्चन देखो, समझा रहे आपको। देखो सपोज करो आपने एक बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर पुश किया, ठीक है, हमने एक बॉडी ली थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, उस पर एक मास m रखा और इसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू v नॉट। किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी कैसे मिलती है फिर बता रहा हूं आपको। एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी कैसे मिलती है, क्या तरीका होता है रियल लाइफ में? एक बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी कैसे दोगे आप, बोलो? सर कोई भी फोर्स लगा के। फोर्स ना बोलो, फोर्स ना करिए। फुटबॉल है, फुटबॉल को वेलोसिटी कैसे मिलती है? सर मतलब हिट करके। किक करते हो ना, किक। मतलब कभी आपने आज तक फुटबॉल के गेम में ऐसा कभी एक लाइन सुनी है कि प्लेयर ने फुटबॉल को पुल किया, प्लेयर ने फुटबॉल को पुश किया? ऐसा कभी आज तक कमेंट्री सुनी? नहीं सुनी होगी। हमेशा क्या बोलते हैं? किक किया, किक्ड। जो चीज एक झटके में हो जाए उसको किक करना बोलते हो आप। तो इनिशियल वेलोसिटी देने के लिए ना आपको कैरम वाला गेम खेलना पड़ेगा, हिट, हिट फॉर वंस, मार के छोड़ दो। तो मारने से क्या होती है, बॉडी चलने लगती है, उसमें वेलोसिटी आ गई। फिर वही चीज होगी, इस वेलोसिटी के बाद ये बॉडी कुछ दूर जाकर के स्टॉप कर जाएगी क्योंकि ये सरफेस रफ है एंड म्यू के क्वेश्चन में दिया है। तो मेरे को वही चीज निकालनी है यार कि ये बॉडी जब स्टॉप हो जाएगी तो ये कितनी दूर जाकर के स्टॉप करेगी, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। कितने डिस्टेंस पर जाकर के ये बॉडी स्टॉप कर जाएगी, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या बनाओगे? फ्री बॉडी डायग्राम बताओ क्या निकालेंगे? मैं बार बार बोल रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम इंस्टेंटेनियस होगा, इसका ध्यान रखना। पास्ट का और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर क्या है, स्टॉप हो गया। पास्ट क्या है, चलना शुरू किया। आप बीच के किसी टाइम पर आओ, बीच के किसी टाइम पर तो क्या क्या फोर्सेस लग रही होंगी? अब mg को डायरेक्टली रिजॉल्व करके दिखा देते हैं। नीचे की तरफ mg साइन थीटा, इधर की तरफ mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसके अलावा बॉडी का मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, तो बॉडी इन मोशन में काइनेटिक फ्रिक्शन तो आएगा ना रूल के अकॉर्डिंग। फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन, मतलब बॉडी अगर मूव कर रही है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के जस्ट अपोजिट, वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट फ्रिक्शन आएगा, यानी किधर की तरफ फ्रिक्शन आएगा इस क्वेश्चन में। तो अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स आप दिखाओगे अपोजिट टू दिस मोशन, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी इधर इधर फ्रिक्शन दिखाएंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। बस, और तो कोई फोर्स है नहीं। वेलोसिटी को फोर्स मत मान लेना कभी गलती से भी। मैंने आपसे, और ये चीज मैंने उस लैपटॉप वाले नोट्स में लिखी भी हुई है, फ्री बॉडी डायग्राम की गाइडलाइंस में मैंने ये सब बताया हुआ है तुम्हें, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या दिखाना होता है, क्या नहीं दिखाना होता है। और फ्री बॉडी डायग्राम किसी पर्टिकुलर मूवमेंट का होता है, तो हमने कौन सा मूवमेंट चूज किया है? हमने मूवमेंट चूज किया है बिगिनिंग और एंड के बीच में कहीं पर। मोशन जब बिगिन हुआ और मोशन जब एंड होने वाला था, दोनों के बीच का कोई टाइम चूज किया हमने। तो उस टाइम पर तो मैंने इसको किक किया नहीं है। ऑब्वियसली किक करने में फोर्स लगता है, तो लेकिन किक तो आप बिगिनिंग में करते हो ना, किसी बॉडी को बिगिनिंग में किक करते हो ना, कि चलते चलते भी लात मार दोगे उसको। तो किक स्टार्टिंग में किक किया होगा, यहाँ पर फोर्स लगाई होगी, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ का बना ही नहीं रहा। फ्री बॉडी डायग्राम में आगे जाके बना रहा हूँ, तो पास्ट में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है आपको। फ्री बॉडी डायग्राम का पास्ट और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं, वो प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। अभी क्या हो रहा है ये बताइए। तो अभी ये सब हो रहा है, प्रेजेंट में यही फोर्सेस हैं। शुरुआत में किक किया था, बट वो अब इसमें नहीं दिखाएंगे।
अब नॉर्मल और mg बैलेंस है, n बैलेंस हो जाएगा किसके थ्रू, तो n बैलेंस्ड बाय mg cos थीटा। लेकिन ये तो सेम डायरेक्शंस में है, तो बैलेंस तो हो ही नहीं सकते, सेम डायरेक्शन की फोर्स कैसे बैलेंस हो जाएंगी, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन और प्लस mg sin थीटा दोनों मिल गए और ये आपके लिए अनबैलेंस है, और अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब यहाँ पर एक एक्सेलरेशन आएगा, जिससे अनबैलेंस फोर्स फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा डिवाइडेड बाय मास m। और क्योंकि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है तो हम इसको म्यू इंटू एन से रिप्लेस कर देंगे, म्यू के इंटू एन कर देंगे, प्लस mg sin थीटा और डिवाइडेड बाय मास m, और n को रिप्लेस कर देंगे mg cos थीटा से। तो जब n को mg cos थीटा से रिप्लेस कर देंगे तो ये पूरा आंसर आपका बनेगा g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। बट आपको फिर मैं बोल रहा हूँ, न्यूटन लॉ कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ ए है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो डायरेक्शन ऑफ ए इज अलोंग अनबैलेंस्ड फोर्सेस, और हमारे इस क्वेश्चन में अनबैलेंस्ड फोर्स किस तरफ लग रहा है, क्या वो मोशन की डायरेक्शन में है या मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, अनबैलेंस फोर्स, तो मोशन तो ऊपर की तरफ है, हाँ, क्योंकि बॉडी का मोशन ऊपर है इस तरफ, तो मोशन के अपोजिट में अनबैलेंस है आपका, तो इसका मतलब ये रिटार्डेशन हो गया। इट मींस g इंटू साइन थीटा, यही रिटार्डेशन की डेफिनेशन है, एनी एक्सेलरेशन अपोजिट टू द मोशन, दैट मींस दिस मच इज रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। और जब रिटार्डेशन होगा तो अब आप क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन फॉलो करिए। नाउ मोशन की थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनली स्टॉप हो जाना है, इनिशियली v नॉट बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन, प्लस की जगह माइनस 2, a की जगह रखेंगे ये पूरा टर्म, प्लस म्यू के इंटू कॉस थीटा, एंड डिस्प्लेसमेंट की जगह वो d डिस्टेंस यानी कैपिटल S जो होगा, तो यहाँ से निकाल सकते हो कि कैपिटल S कितना होगा, तो कैपिटल S इज v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ g इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे, क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि एट व्हाट टाइम इट विल स्टॉप, एट व्हाट डिस्टेंस एंड एट व्हाट टाइम इट विल स्टॉप, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए भी आप एक और इक्वेशन लगा सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होती है, 3 इक्वेशंस होती है मोशन की, ये थर्ड इक्वेशन है। टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते थे, तो फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू, फर्स्ट वाली लगा सकते हो u प्लस at, सेकंड भी लगा सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फर्स्ट वाला ज्यादा कन्वीनियंट है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर हो जा रहा है ना उस वाली में, हाँ, ये 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, एक्सेलरेशन में माइनस n लग जाएगा, और एक्सेलरेशन की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इंटू टाइम t, तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं v नॉट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में g इंटू साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, इतने टाइम बाद वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, बट क्या वो परमानेंट स्टॉप होगा उसका, क्या वो स्टॉप परमानेंट स्टॉप होगा या फिर वो स्टॉप मोमेंटरली होगा, मतलब कि अगर कोई चीज ऐसे इंक्लाइंड है, अगर हम इसके ऊपर ये स्केल रख करके स्केल को ऊपर पुश कर दें तो ये ऊपर जा करके रुक तो जाएगा, मान लो, तो थोड़ा सा भी ऐसा, ये थोड़ा सा खुरदरा टाइप का है, लेकिन अगर वैसे आप इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे ना, तो अगर आप स्केल को पुश करेंगे तो ये ऊपर जा करके रुकेगा, तो लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी होंगी जो रुकने के बाद वापस आएंगी, मतलब आप धक्का मारोगे तो ऊपर चला जाएगा, पुश करने पर ये बॉडी ऊपर चली जाएगी, लेकिन ऊपर जाकर फिर नीचे फिसल जाएगी। तो हमने स्टार्टिंग में किक किया, यहाँ पर किक करेंगे तो किक करने से ये बॉडी ऊपर जाएगी, लेकिन वहां पर रुक करके वापस नीचे आ जाएगी। तो अब आपको ये बताना है कि वापस
सर वो अगर तो थीटा थीटा tan इनवर्स ऑफ म्यू के से बड़ा होगा yes तो? sir, वही tan इनवर्स म्यू एस, म्यू के नहीं। हाँ सर वही म्यू एस। हाँ तो हम अभी नीचे यूएस और हम म्यू के बराबर होता है। नहीं अलग होते हैं, म्यू एस ज्यादा होता है, म्यू के की वैल्यू कम होती है। यस ये आता कहाँ से है? एक्सपेरिमेंट बच्चा, फ्रिक्शन के सारे लॉ एक्सपेरिमेंटल हैं। स्टैटिस्टिकल इवेंट है ये। स्टैटिस्टिकल इवेंट का मतलब होता है, स्टैट्स का मतलब होता है सर्वे टाइप की चीज। जैसे कि बहुत बड़े सैंपल पर कोई स्टडी की जाए, जैसे अभी कोविड की चल रही है, तो कोविड की स्टडी इतनी कंट्रीज में इतने लोगों पे चल रही है, तो जो भी इसका कंक्लूजन या लॉ आएगा वो स्टैटिस्टिकल लॉ है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लॉ है, उसको हमने मैथमेटिकली प्रूफ नहीं किया है। चलिए लास्ट सर तो में क्या करते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ओवरकम करना ज्यादा डिफिकल्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन से? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा सर। देखिए वो तो प्रैक्टिकल भी है यार। आपके घर में बेड को खिसकाना पड़ जाए ना अगर, तो बेड खिसकता नहीं है, लेकिन एक बार खिसक जाए अगर, ठीक है ना, तो उसको फिर पुश करना आराम से होता है। आसान है। और बेड तो छोड़ो, कभी टायर वायर बनवाओ अगर आप, तो टायर के जो नट बोल्ट होते हैं, नट बोल्ट बहुत टाइट हो जाते हैं, तो उनको पहली बार कोई स्क्रू घर में हो, कोई स्क्रू, तो स्क्रू को खोलते वक्त पहली बार रोटेट करना डिफिकल्ट होता है। स्क्रू पहली बार घूमता नहीं है जल्दी, लेकिन एक बार थोड़ा सा स्क्रू घूम जाएगा फिर आप उसको घुमा सकते हो। बॉटल की कैप ले लो, बॉटल की कैप अगर टाइटली बंद हो गई हो तो उसको खोलने में कितनी ताकत लगती है। स्टैटिक फ्रिक्शन के तो बहुत से एग्जांपल हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो यार। टाइम टू मूव डाउन कितना होगा इसमें, इसी क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन। इस प्रीवियस क्वेश्चन में ये बॉडी ऊपर गई, लेकिन अब ऊपर से नीचे कितनी देर में जाएगी बताओ। मतलब ऊपर स्टॉप होने के बाद ये परमानेंट स्टॉप तो है नहीं इस बॉडी का, तो अब ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट करेगी, तो कितने टाइम बाद वो वापस वहां पहुंच जाएगी जहां से चली थी। यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम बाद आ जाएगी। टाइम टू मूव डाउन इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो जब ये मूविंग डाउन का केस होगा, जिस टाइम पर ये बॉडी नीचे मूव कर रही होगी, एट द टाइम मूविंग डाउन है ये, मान लो जिस तरफ जब ये बॉडी नीचे मूव कर रही है, तो उस टाइम पर क्या क्या फोर्सेस होंगी इस बॉडी के ऊपर। मूविंग डाउन के टाइम पर इस बॉडी पर क्या क्या फोर्सेस होंगी एट द टाइम मूविंग डाउन। तो आप इसमें फोर्सेस दिखाओगे, नीचे mg sin थीटा, mg cos थीटा, नॉर्मल, और कौन सा फोर्स दिखा दे जब ये बॉडी नीचे मोशन कर रही है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन। उसका रूल ध्यान रखना है, काइनेटिक फ्रिक्शन वेलोसिटी के अपोजिट टू द वेलोसिटी। सर राइट साइड में ऊपर की राइट तरफ, मतलब जब ये नीचे मोशन में होगी तो फ्रिक्शन ऊपर ऊपर, की तरफ सर। तो यहाँ पर फ्रिक्शन काइनेटिक वाला दिखाएंगे। अब ये बड़ा ऑब्वियस है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट से स्टार्ट होगी तो वो एक्सेलरेट ही करेगी, रिटार्डेड तो होगी नहीं। रेस्ट से आप एक्सेलरेटर, रेस्ट पे खड़ी हुई गाड़ी के लिए पहले आप एक्सेलरेटर दबाओगे, ब्रेक तो दबाओगे नहीं, चलती हुई चीज पे ब्रेक लगती है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, इसमें कोई डाउट नहीं है, इट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल को तो बैलेंस कर देंगे mg cos थीटा से, लेकिन क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है, तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के लिए आप ये लिखोगे, फोर्स बैलेंस नहीं कर सकते आप, बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रही है, तो डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, इसका मतलब mg sin थीटा की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, और उसमें से फ्रिक्शन माइनस हो जाएगा, एंड दिस टोटल फोर्स शुड बी इक्वल टू मास m मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। और फ्रिक्शन को यहाँ पर अगेन म्यू इंटू नॉर्मल से रिप्लेस करेंगे, म्यू के इंटू नॉर्मल से, नॉर्मल को वापस mg cos थीटा पुट कर देंगे, तो कुल मिलाकर के एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास g, और ब्रैकेट में हो जाएगा sin थीटा माइनस म्यू के इंटू cos थीटा,
साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये एक्सेलरेशन आ गई। अब टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप सेकंड इक्वेशन यूज करिए, मोशन की सेकंड इक्वेशन जो थी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है? तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब होता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू कितना होगा? यू स्टार्ट कितनी, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन, हाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन की स्टार्टिंग तो जीरो से हो रही है, तो जीरो प्लस हाफ एक्सेलरेशन को ये रख देंगे जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। और एस कितना होगा? तो एस तो उतना ही होगा जितना ये ऊपर गया था ना भाई। अगर हम किसी चीज को अपने इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर फेंकेंगे तो जितना ऊपर चढ़ के जाएगा उतना ही तो फिर नीचे भी आओगे। अगर आप 5 सेंटीमीटर गए हो तो 5 सेंटीमीटर नीचे भी जाओगे। तो कितना ऊपर गए थे वो ये था, जितना ऊपर गए थे वो डिस्टेंस ये थी, तो ये वाली डिस्टेंस अब यहाँ यूज करेंगे, यानी कैपिटल एस की जगह ये डिस्टेंस वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। जाने का डिस्टेंस और आने का डिस्टेंस सेम होगा ना। आप घर से मार्केट जाओगे तो जितनी दूर गए होगे लौट के भी उतना ही आओगे, घर से मार्केट तो उतनी डिस्टेंस पर है आपके। तो सेम वे फॉरवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी सेम डिस्टेंस में होती है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे टाइम आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद जो टाइम आएगा वो आएगा वी नॉट बाय जी, और स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, आप करके देख लेना इसको, स्क्वायर रूट में 1 अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा यहाँ पर एंड साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा यहाँ पर। ये स्क्वायर रूट के अंदर का आंसर है। ये टाइम आपको डाउनवर्ड जर्नी का है, नीचे आने का है। और यहाँ पर जो टाइम निकाला था ये ऊपर जाने का टाइम था। तो इतना टाइम ऊपर जाने में लग रहा और इतना टाइम नीचे आने में। अब हमें इनको कंपेयर करना है, कंपेयर करना है कि इसमें से कौन सा टाइम ज्यादा है। कंपेयरिंग टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी एंड टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी, कि क्या होगा, ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगेगा बॉडी को या नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये कंपैरिजन कैसे करेंगे देखो। तो अपवर्ड जर्नी का टाइम और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम हमारे पास है, ये अपवर्ड जर्नी का टाइम है और ये डाउनवर्ड जर्नी का टाइम है। तो हम क्या करने वाले हैं, कंपैरिजन करने के लिए अपवर्ड जर्नी के टाइम को डाउनवर्ड जर्नी के टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो अपवर्ड जर्नी का टाइम ये है वी नॉट डिवाइडेड बाय जी इन ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, और डाउनवर्ड जर्नी का टाइम ये वाला है, ये टाइम डाउनवर्ड जर्नी का है। तो वी नॉट बाई जी और ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन, पूरा टर्म लिखना पड़ेगा अभी, ये साइन थीटा प्लस ये चीज। काफी कुछ चीजें इसमें कैंसिल आउट कर जाएंगी, जैसे कि वी नॉट बाई जी कैंसिल हो जाएगा। और ये जो साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा आप देख रहे हो, इसको मैं रूट के अंदर करके इसका स्क्वायर कर सकता हूँ। साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा देता हूँ और अंदर इसका स्क्वायर लगा देता हूँ। उससे ये होगा कि एक साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा यहाँ वाले रूट के अंदर और एक साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा यहाँ वाले रूट के अंदर कैंसिल आउट कर जाएगा। और इससे ये हो जाएगा टाइम अप डिवाइडेड बाय टाइम डाउन, टाइम अप अपॉन टाइम डाउन विल बी रूट ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ये है पूरा आंसर आपका। जिसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये कर सकते हो कि टाइम ऑफ अप अपॉन टाइम ऑफ डाउन इक्वल टू कॉस थीटा से रूट के अंदर डिवाइड कर दें अगर, तो ये tan थीटा माइनस म्यू के
और tan थीटा प्लस म्यू के cos थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें। तो cos थीटा यहाँ डिवाइड कर दें, cos थीटा यहाँ डिवाइड कर दें, cos थीटा यहाँ डिवाइड कर दें, cos थीटा यहाँ डिवाइड कर दें। अब ये रेशियो 1 से ज्यादा है या 1 से कम है? तो स्क्वायर रूट के अंदर tan थीटा माइनस समथिंग है और डिनोमिनेटर में tan थीटा प्लस समथिंग है। ऊपर tan थीटा माइनस समथिंग, नीचे tan थीटा प्लस समथिंग। ये पूरा रेशियो 1 से बड़ा रेशियो है या 1 से छोटा रेशियो बनेगा? आपको बताओ। छोटा। छोटा तो, बनेगा। तो अगर रेशियो 1 से छोटा है तो न्यूमरेटर बड़ा है या फिर डिनोमिनेटर बड़ा है? डिनोमिनेटर। इसका मतलब अपवर्ड टाइम इज लेस देन डाउनवर्ड टाइम। बॉडी ऊपर जल्दी पहुंच जाएगी लेकिन नीचे लेट से आएगी। ये पूरा 2 पन्ने का एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। ये है ना, 2 पन्ने का एक क्वेश्चन है। इसका टाइटल लिख दे रहा हूं मैं, मोशन ऑन इनक्लाइंड प्लेन। इसका टाइटल लिख दे रहे हैं, मोशन ऑन इनक्लाइंड प्लेन करके। बोलो जी, समझ में आई आपको बात? ये यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के आपके स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आइडिया था। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सारी फोर्सेस का आइडिया ले लिया है। जितनी भी फोर्सेस का आइडिया था, मतलब चैप्टर न्यूटन लॉ आपका बेसिक लेवल पर हो चुका है। अब जो भी कुछ आप पढ़ोगे वो एडवांस लेवल की चीजें होंगी, जिसमें हम कंस्ट्रेंट इक्वेशंस, फ्रिक्शन के कुछ एडवांस क्वेश्चंस, ठीक है, और जो भी आपका मतलब चैप्टर का रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, लेकिन अब वो थोड़ा डिफिकल्ट साइड पर है। पहले से बताते हैं आपको, डिफिकल्ट साइड उनके लिए होगा जिनका लैक ऑफ रिविजन है। और इतना लेक्चर जितना न्यूटन लॉ में हो चुका है आपका, मेरे ख्याल से 5 या 6 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, मिनिमम 5 तो हो ही चुके हैं जहां तक मुझे लग रहा है। तो ये सारे लेक्चर्स अगर अब तुम्हारे रिवाइज्ड हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेक्चर रिवाइज नहीं है तो गारंटीड आगे के चैप्टर्स में अब आप नहीं कर, आगे के चैप्टर में कर नहीं पाओगे क्वेश्चंस। तो हम लोग क्योंकि सीडो फोर्स पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे, कंस्ट्रेंट इक्वेशंस पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के एडवांस क्वेश्चन करेंगे। बेसिक लेवल पर ये सब कुछ करा दिया गया है, इसको रिवाइज करिए। एंड देन डाउट्स जो भी हो वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसके पहले आप इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है जी, चलो अभी आज के लिए इतना है। हाँ जी सर, कल के टेस्ट में कितना आएगा? फ्रिक्शन नहीं होगा, बाकी सब होगा उसमें। जो स्प्रिंग फोर्स रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स तो करेंगे नहीं, हम लोग। फ्रिक्शन और स्प्रिंग को छोड़ करके जो पहले का आर्टिकल है वो आएगा आपका। फ्रिक्शन स्प्रिंग छोड़ दीजिए। सर मैं आज HCV सॉल्व कर रहा था तो उसमें मुझे कोई क्वेश्चन में डाउट है, अभी पूछने आपको मैसेज कर दूं? मैसेज करिए, मैसेज करिए। ये क्या हो गया? अरे अरे फक। चलो जी, थैंक यू।